अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ फाइनली धमाकेदार मंडे स्पेशल एपिसोड। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा खास है और ये पूरा हफ्ता बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि सब विलन्स का लगभग खात्मा होने वाला है। आपको पता है क्योंकि मैं डीपली लिखती हूँ और तफसीली लिखती हूँ, तो बाज़ औक़ात जो है वो जो मैंने माइंड में सोचा होता है कि इस दिन ये वाला धमाका हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं होता। तो आप लोग इस तरह आगे से रिएक्ट करते हैं जैसे पता नहीं कौन सा वबाल मच गया। भाई स्टोरी जो है वो एक रिदम और टेम्पो के साथ चलती है। इस चीज़ को आप लोग पता नहीं बूढ़े होकर समझेंगे, ये कब समझेंगे। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ। बहरहाल ये वाला हफ्ता आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा, तो जल्दी से लेकर चलती हूँ। ये है सेकंड लास्ट वीक, तो जल्दी से लेकर चलती हूँ आपको एपिसोड 63 की तरफ। नावल है मजनून बाय मरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। मोबाइल फ़ोन की रिंग ने खामोश कमरे में ताश पैदा किया। मुसलसल बजती बेल पर सजाद की नींद कमज़ोर होते टूटी, जबकि वो अपने सीने पर सर रखकर सोई माहम को देखकर अभी जैसे कुछ सोचने समझने की कोशिश में ही था कि वो कसमसाकर खुद ही करवट बदलकर दूसरी तरफ रखे तकिए पर सर रखे सोई तो सजाद यकलख्त उठा। इसने एक नज़र गर्दन फेर कर सोई माहम पर डाली, फिर पैर नीचे ज़मीन पर उतारे, साइड तकिए के नीचे दबा अपना फोन निकालकर आती कॉल देखी। मुनव्वर की कॉल थी। अपनी आंखें बारी बारी दबाते नींद से मुकम्मल निकलकर सजाद ने कॉल पिक करते फोन कान से लगाया। कहाँ है तू भाई? वापस आ रहा हूँ, 1-2 घंटे तक पहुंच जाऊंगा। मुनव्वर की आवाज़ कान में पड़ते सजाद की रही सही नींद भी उड़ी। हाँ मैं यही हूँ। काम हो गया क्या तुम लोगों का? बहुत में पकड़ा क्या? सजाद ने फौरी होश से यकजा किए पूछा। हाँ पकड़ लिया है, वहीं लेकर आ रहे हैं मेरान लाला के वेयर हाउस। उसके बाद मैं घर जाऊंगा इकरा के पास। आ जाना तू भी, दिन का खाना भी बनाऊंगा स्पेशल। सजाद ने एक नज़र बैठे बैठे माहम पर डाली जो अभी तक करवट पर ही सो रही थी। मैं अभी नहीं आ सकता, तो एंजॉय करना भाभी के साथ, उसके बाद मिल मुझसे कुछ बताना है। मुनव्वर उसकी तमहीद पर ठटक गया। सब खैरियत है ना भाई? मुनव्वर को फितरी से परेशानी हुई। बैक साइड हलील सिकंदर को रस्सियों की मदद से बांधकर बिठाया गया था, जबकि उसका मुंह भी टेप से बंद था। तैमूर खान ड्राइव कर रहा था। हाँ खैरियत है, निकाह करवा दिया है साई ने मेरा, तफसील मिलकर बताता हूँ। मुनव्वर का चेहरा एक बार तो खुलकर रह गया। है निकाह, वो भी तेरा? मुनव्वर का रद्देमल हासा बेख्तियार था। सजाद ने एक नज़र फिर से माहम को देखा, जिससे शायद ठंड लग रही थी, तभी वो टांगे पेट की तरफ समेटने की कोशिश कर रही थी। हाँ मिलकर बताता हूँ, सजाद ने कहकर कॉल काटी क्योंकि उसकी तवज्जो माहम पर थी। कॉल ऑफ किए सजाद ने कुछ पल उसे देखा, फिर उठ खड़ा हुआ। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? सजाद ने उसके सर पर आकर रुकते ज़रा ऊंची आवाज़ में पुकारा तो वो फौरी आंखें खोल गई। नींद उसकी आंखों में अब तक बसी नजर आ रही थी। वॉशरूम जाना है, सजाद ने दांत पीसते उसे देखा जो उठ बैठे शदीद बेबसी की कैफियत में मुब्तला बोली थी। कब से जाना था, बताया क्यों नहीं? वो गुस्से से बोला। वो अंधेरा था ना, और तुम भी सो रहे थे, ठंड भी लग रही थी। रात तुमने मुझे कहा ही नहीं कि जाओ माहूम वॉशरूम यूज़ कर लो। डर के मारे मैं भी नहीं बता सकी। वो फौरी सारा इल्ज़ाम उसी पर धर गई। सजाद ने गहरा सांस लेते इस निकम्मी को देखा। हद हो गई, मैं सोया था, मर नहीं गया था। उठो होकर आओ, ये लो फ़ोन की टॉर्च। सजाद ने वापस आते झुककर मोबाइल उठाया और उसे टॉर्च ऑन करके दी, जिस पर माहम ने अपने फ़ोन की तरफ देखा जिसकी बैटरी रात ही डेड हो गई थी। माहम ने उसके हाथ से फ़ोन लिया और उठकर डरती डरती बाहर निकली। हाल में टॉर्च से रोशनी हो जाने के सबब वो बासानी इसे अबूर के वॉशरूम में जा बंद हुई। फ्रेश होने के बाद इसने मोबाइल वहीं सिंक के पास रखे हाथ मुंह भी धोया, गर्दन पर भी हाथ गीला किए फिरा। फिर एक नज़र पुराने से इस वॉशरूम पर डालती वो फ़ोन उठाकर बाहर निकली ही कि सजाद के सीने से जा टकराई। हम मेरा सर! फ़ोन उसके हाथ से छूट कर नीचे गिरा तो उल्टा गिरने के सबब हाल में हल्की सी रोशनी फैल गई। तुम क्यों आ गए मेरे पीछे? अब मुझे इतना भी डर नहीं लगता कि तुम मुझसे चिपक ही गए हो।
वो अपना माथा मसलती गुस्से में बड़बड़ाई तो सजाद ने झुककर अपना फ़ोन उठाकर टॉर्च माहम के मुंह पर मारी। मैं इसलिए आया कहीं डर से मर ही ना जाओ, लेकिन तुम तो एक रात में ही शेर हो गई हो, अच्छी बात है। वो टॉर्च ऑफ करते ही कहता वॉशरूम में ना सिर्फ घुसा बल्कि दरवाज़ा भी बंद कर लिया। पूरे हॉल में अंधेरा हुआ तो माहम ने डर के मारे निकलती चीख पर अपने मुंह को हाथ रखे बंद करते दीवार पर हाथ मारा, क्योंकि उसके अंदाजे के मुताबिक यही स्विच बोर्ड था, लेकिन वो उलट दीवार पर हाथ मार रही थी। उफ, किसी ने रातों रात यहाँ से स्विच बोर्ड उखाड़ दिया क्या? मिल क्यों नहीं रहा? या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, डरना नहीं है माहम। वो हनूज कोशिश कर रही थी, मगर एकदम पूरा हॉल मलगजी रोशनी में डूबा तो वो डर कर उछली। इस दीवार पर है बोर्ड। वो आवाज पर पलटी जहाँ वो बाहर निकल कर खड़ा स्विच बोर्ड पर मौजूद लाइट का बटन ऑन कर चुका था। माहम ने हफीफ से गर्दन अकड़ाई। मुझे पता था, मैं तो वैसे ही इस दीवार को देख रही थी, मुझे डर नहीं लगता किसी चीज से। देखना, मैं बाहर जाकर दिखाती हूँ तुम्हें। वो अपने आप को बहादुर पेश करती जरा पीछे हटी ही कि रास्ते में पड़े टेबल से बुरी तरह उसका घुटना पटका। वो बुरी तरह कराही ही जब वो इस तक पहुंचे, अपना हाथ दोहरी होकर घुटना पकड़े तवाज़ुन खोती माहम की तरफ बढ़ा गया जिसे उसने फौरी थामा। वो सीधी खड़ी तो हुई पर घुटने से दर्द की लहरें उठ रही थी। ज्यादा लग गई क्या? वो उसके पैर जमीन पर ना लगा पाने पर फिक्रमंद हुए बोला। तो माहम ने फौरी नफी की। वो साथ कमरे में आए तो माहम ने एक नज़र बिस्तर और उसकी सिलवटों पर डाली। वो भी उसका हाथ आज़ाद करता दरवाज़ा खोले बाहर निकला, जहाँ तेज़ आंधी के बाद अब बारिश शुरू हो गई थी। वो भी लड़खड़ाते हुए इसके पीछे दरवाजे में आकर रुक गई। ठंडी सर्द हवा दोनों के चेहरों से टकरा रही थी। कभी इतनी खूबसूरत बारिश बरसती नहीं देखी मैंने। ये इतनी खास क्यों है? वो भी बाहर निकली तो हवा में बसी बारिश की दबीज बूंदें उसके चेहरे से टकराने लगी। इस बदहवासी में वो पूछ बैठी, इसलिए कि ये नेचर से करीब है, यहाँ हवा, बारिश और फितरत का सांस नहीं घुट रहा। क्या तुम्हें बारिश पसंद है? वो उसकी तरफ देखने लगी जिसकी कमीज पर बारिश के कतरे निशान बना चुके थे, जबकि हर लम्हे के साथ बारिश की बूंदें शदीद तेजी अपने अंदर भरती जा रही थी। मुझे क्या पसंद है? आज तक सोचा ही नहीं। और तुम्हें? वो वही सवाल सजाद को देखकर वापस थमा गई। मुझे ये मौसम बेरंग और फीके लगते हैं, कोई दिलचस्पी नहीं इनमें। वो हवा से उड़ते बाल संभालने के बीच धीमा सा उसे देखती मुस्कुराई। इसलिए कि तुम्हारा अंदर बेरंग है। क्या तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं हुई? वो नरमी से उसके पास आकर रुकती बोली तो सजाद ने चेहरा फेर कर सामने ताहद्दे निगाह फैले सब्जे को देखा जो लहलहा रहा था। ये तुम्हारा सर दर्द नहीं है, बारिश हुई तो ये छत टपकने लगेगी, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं तुम्हें ना रेस्ट हाउस लेकर जा सकता हूँ ना अपने घर, क्योंकि तुम पर मुझे एतबार नहीं। बताओ क्या करूँ मैं? क्या वापस अपने घर जाना चाहोगी नूरखान आल हवेली? वो इसके चेहरे को देख रही थी जो हर एहसास से आ रही था। वो इसे साफ साफ बोझ कह रहा है, ये जानकर माहम को बुरा लगा था। मतलब तुम मुझसे जान छुड़वाना चाह रहे हो? माहम के सवाल में एक उदासी थी। मजबूरी है, यहाँ तुम नहीं रह सकोगी। मौसम के तेवर देखकर लग रहा है बारिशें 1-2 दिन तक मोहित रहेंगी। वो भी दिल रखना जैसे जानता ही ना था। अगर रह ली तो? माहम ने एक ऑप्शन दिया। सजाद ने उसके चेहरे की तरफ बेतासुर निगाहों से देखा। देख लो, टपकती छतें तुमने एक्सपीरियंस नहीं की होंगी कभी, बहुत इरिटेटिंग होता है। रही बात खाने पीने की, वो भी खुद ही बनाना होगा, बर्तन खुद धोने होंगे और इसी जोड़े में गुजारा करना होगा, क्योंकि अभी तुम मेरे लिए इतनी अहम नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीद कर लाऊं। ऐसा मैं खुद के लिए भी ज़बरदस्ती करता हूँ। मुझे अपने नाज उठाने तक नहीं पसंद तो किसी दूसरे के उठाना तो नामुमकिन समझो। वो इस बारिश में भीग रहे थे और वो इसे कह रहा था इन्हीं कपड़ों में 2 दिन गुजारा करना है। माहम का सर ना चकरा था तो क्या करता। वो अजीब नजरों से उसे देखने लगी, फिर जल्दी से दरवाजे के अंदर जा खड़ी हुई। देखो, रोज कपड़े ना बदले जाएं तो स्मेल आने लगती है। भले यहाँ का मौसम अच्छा हो, पर जून चल रहा है, जिस्म पर पसीना कभी कभी तो आ ही जाता है। ऐसे मत करो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रह लूंगी, पर कम से कम साफ सुथरा माहौल तो दो मुझे। बीवी हूँ तुम्हारी, और तुम भी यहाँ आ जाओ, मत भीगो। बस की घबराहट और फिक्र देखता धीमा सा मुस्कुराया और जानबूझकर मजीद आगे जा रुका। बारिश की तेजी में इसे वो बिल्कुल धुंधलाता हुआ नजर आया तो माहम ने दांत नकोस कर इस ठीठ को देखा। मत भीगो ना, कपड़ों से स्मेल आएगी, मैं गले नहीं लगूंगी फिर तुम्हारे। वो ऊंची आवाज लिए चिल्लाई तो वो बारिश से भीगते बाल हाथ फेर कर माथे के पीछे करता
उसे देखने लगा। मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ तुम्हें गले लगाने को? उसके मुंह तोड़ जवाब पर वो कुर्सी घसीट कर दरवाजे में आ बैठी। पैर दरवाजे के बाहर किए तो वो बारिश से भीगने लगे। वो मुस्कुराकर अपनी हथेलियों को भी आगे फैला गई, जो लम्हा लगाते भर रही थी। तुम मेरे करीब भी मत बैठना, अब गीले तेंदुए। अपनी हथेलियों में पानी भरे वो उसकी जानिब उछालती बोली तो सज्जाद ने जब दोनों हाथों में पानी भरे उसकी तरफ फेंका तो माहम की गर्दन, चेहरा और आधी कमीज भी गीली हो गई। वो अपने आप को गीला होता देखे रो हंसी हुई। मुझे क्यों गीला किया तुमने, बदतमीज, रुको तुम। वो खुद को लगभग भीगता देखे जब इसे मारने दौड़ी। मुझे क्यों गीला किया तुमने, बदतमीज, रुको तुम। वो खुद को लगभग भीगता देखे जब इसे मारने दौड़ी तो चंद सेकंड में बारिश ने उसे राह साहब भी भिगो दिया। जैसे वो सजाद तक पहुंचे पूरी गीली हो जाती, इसे घूर कर देखने लगी, जो आंखों के गोशों तक मुस्कुरा रहा था। अब तुम भी मेरी तरह स्मेली हो जाओगी, मजा आएगा, बढ़िया ही साफ सुथरी। वो उसका मजाक उड़ाता खुद आगे बढ़ा तो माहम ने फिलहाल अफसोस तर्क किया और नीचे झुकी। घास कीचड़ का मुरक्कब उठाए इसने अपने हाथों में वो भरा, फिर सजाद की तरफ शरारत से देखने लगी। सजाद, जरा पलटना। वो फौरी पलटा तो माहम ने वो कीचड़ घास का मुरक्कब दोनों हाथों से सजाद की गर्दन, उसकी भीगी चिपकी कमीज के सामने मल दिया। उसके रुखसारों पर भी गंदे हाथ रगड़ती, मगर वो बरवक्त उसकी कलाइयों को हाथों में दबोच कर इसे खुद से जोड़ गया। शदीद बरसती बारिश माहम के हाथों से लिपटा कीचड़ खुलकर उसकी बाजुओं से होता उसकी शर्ट में घुस रहा था, जबकि सजाद की गर्दन और कमीज पर लगा कीचड़ भी लगभग घुलकर बह गया था। जो कायम थी वो इन दोनों की नजदीकी थी। मुझे स्मेली कहा, अब खुद को देखो, कीचड़ से लथपथ हो। अब तो तुम्हें अपने कपड़े लेने के लिए जाना ही होगा, मेरे भी लाओगे वरना। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले काट गया। वरना क्या करोगी, नूर खाना हवेली चली जाओगी? सजाद ने उसे उकसाया। नहीं, रहूंगी तो तुम्हारे साथ ही। अब इस गंदे होलिये में माहम नूर खाना तुम्हें इम्प्रेस नहीं कर सकती। तुम तो इस होलिये में भी कर लोगे, समझा करो किसी दूसरे की मजबूरी भी। उसकी कलाइयां आजाद किए दूर हुआ तो माहम ने अपनी बाजुओं को देखा। हर तरफ कीचड़ से घुली मिट्टी उनके जिस्मों पर लग चुकी थी। तुम सोचो, अगर मैं सिर्फ अपने लिए कपड़े लाऊं और तुम्हें इसी हाल में रहना पड़े तो क्या करोगी? वो भी किसी सूरत हार मानने वालों में से ना था। तो मैं तुम्हारे कपड़े चुरा लूंगी, वो हंसते हुए बोली तो सजाद ने इसे घूर कर देखा, मगर आंखों में छुपी मुस्कुराहट इसके रौब का भरम तोड़ रही थी। मैं ले आऊंगा तुम्हारे लिए भी कपड़े, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह जंगली नहीं हूँ। देखो क्या हाल कर दिया तुमने मेरा, हर तरफ मिट्टी घुस गई है। वो उसके सामने खड़ा बाजू खोले अपना हाल दिखा रहा था, जबकि माहम मुंह पर हाथ रखे उसे देख रही थी। इसी बहाने अच्छे से नहा लेना, जंगली बीवी का एहसान मानो। वो दान दिखाती बारिश में भीगती चेहरा ऊपर उठा गई। इतनी तेज बारिश थी कि बज़ाहिर कीचड़ लगभग बह चुका था, मगर दोनों ही तब तक बेचैन रहते जब तक कपड़े ना बदल लेते। बारिश की रफ्तार में कमी आई तो सजाद ने पहले तो जाकर हल्का फुल्का शावर लेकर अपने कपड़े निचोड़ कर पहने और रूम में आया, जहां वो कुर्सी पर बैठी अपनी शर्ट का पल्लू पकड़ पकड़ कर निचोड़ रही थी। मैं 20 मिनट तक आता हूँ। वो उसको आता देखे उठी। सुनो, तुम्हें पता है ना लेडीज के कपड़े कैसे खरीदते हैं? वो उसकी हिचकिचाती टोन सुने रुका, लेकिन पलटा नहीं। हाँ पता है, आज पैदा नहीं हुआ मैं। वो रूट से जवाब देते बाहर निकला तो वो न चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। छत दो जगह से टपक रही थी, पर माहम ने अकल का इस्तेमाल करते 2 बर्तन किचन से लाकर नीचे रख दिए थे। उसने मैट्रेस पर मौजूद चादर भी दुरुस्त किए, तकिए रखे। कमरे में दोबारा भर जाती धूल भी टूटे फूटे तरीके से झाड़ू फेर कर कमरे के कोने में इकट्ठी कर दी। हालत देखो अपनी माहम, छी कितनी गंदी लग रही हो। तुम इस हाल में खुद आई हो अपनी खुशी से, मगर क्यों? ऐसा क्या है इस बकवास जगह में जो किसी जेल के कैदी को टॉर्चर देने सी है? क्या चीज मुझे यहाँ बांध रही है? क्या है इस शख्स में? वो कोई हीरो भी नहीं, कोई अमीर ज़्यादा भी नहीं, कोई बहुत पहुंचा शख्स भी नहीं। एक रूट से जंगली आदमी है, बात भी सख्ती से करता है, डांटता भी है, फिर मैं क्यों चिपक रही हूँ उससे? कमरे की हालत कुछ संवारने के बाद वो खुद से सवाल करने लगी कि वो यहाँ क्यों है, मगर इससे कोई जवाब ना मिला। वो वापस आया तो 2-3 शॉपिंग बैग्स थे। एक में नाश्ता था, जबकि एक में माहम के लिए जोड़ा था, जबकि दूसरे में वो अपने लिए पेंट टी शर्ट लाया था। जाओ जाकर नहा लो, मैं नाश्ता लगाता हूँ। एक शॉपिंग बैग वो माहम के सुपुर्द करता खुद दूसरे दोनों मैट्रेस पर झुक कर रख गया तो वो फौरी उठ खड़ी हुई। वो शॉपिंग बैग के अंदर हाथ मार कर देखने लगी। सिंपल सा रेडीमेड जोड़ा था,
साथ दुपट्टा भी इसी स्टफ का था। इसके अलावा बॉडी वॉश, मॉइस्चराइज़र और कुछ और ज़रूरी चीज़ें भी थीं। उसके आईफ़ोन का चार्जर भी था। माहम ने पहले तो फ़ोन फ़ौरन चार्ज पर लगाया। थैंक यू। वो मुस्कुराकर बाकी सब देखती वहाँ से गई तो सजाद ने एक चोर निगाह इस लड़की पर डाली। जब तक वो नहा कर आई, वो नाश्ता एक छोटी सी टेबल पर लगा चुका था, मगर वो आधा घंटा लगा कर आई थी तो सब ठंडा हो गया था। इस अपनी उतारी शर्ट से ही बाल रगड़ कर आता देखे सजाद ने स्माइल दी। वो देसी वाइब दे रही थी। बाल जरा खुश्क किए वो मैली शर्ट वहीं कुर्सी की पुष्ट पर लटकाए आकर मैट्रेस के किनारे बैठी। दरमियान में एक टेबल था जबकि सजाद कुर्सी पर बैठा था। तुम भी नहा लो अच्छे से, मैं तुम्हें ये चिकन और चने का सालन और नान गरम कर दूंगी। सजाद ने उसकी तरफ देखते सरसरी से सर हिलाया और उठकर गया तो माहम ने भी उसके जाने का यकीन करते उठकर उसका मैट्रेस पर बड़ा फ़ोन उठा और बाबा को एक मैसेज किया। उसे बाबा का नंबर याद था। मुझे शाह हवेली, तोरज़े हवेली और अयान के घर का प्रॉपर एड्रेस मेरे व्हाट्सएप पर भेज दे बाबा। ये सजाद का नंबर है, मेरा फ़ोन बंद हो गया है, चार्ज पर लगाया है। माहम ने मैसेज भेजा और दूसरी तरफ से फ़ौरन प्रॉपर लोकेशन और एड्रेस अजमल नूर खानाल ने उसके नंबर पर भेजा, जिसके बाद माहम ने मैसेज और चैट डिलीट कर दी। फिर आकर बैठे नाश्ता शुरू किया। वो किसी अच्छी जगह से लाया था, जायका बहुत अच्छा था। वो तीनों छोटे साइज के नान हड़प कर गई। होश तो तब आया जब हाकी कागज़ हाल ही मिला। सालन भी लगभग वो हाली चम्मच से ही खा गई, बस थोड़ा सा हलवा बचा था और 2 पूड़ियाँ। आहट पर वो पलटी जहाँ वो ब्लैक पैंट और हाफ स्लीव्स ब्लैक शर्ट पहने निकला। इसने बाल अंदर ही ड्राई कर लिए थे। माहम ने उसे आकर बैठता देखे घबराई सी नज़र टेबल पर डाली, क्योंकि वो भी नाश्ते का लगभग सवाया होता देखकर हैरान था। ये 3 नान खा गई तुम, इंसान हो या अनाज का सफाया करती मशीन? इतने हैवी होते हैं ये। वो उसके सामने मुस्कुराकर पूड़ियाँ, हलवा और बचा कुचा सालन कर गई। बहुत मज़ेदार थे, सॉरी ये तुम खा लो। देखो मैंने कमरा भी साफ कर दिया था, जहाँ से पानी टपक रहा है वहाँ भी बर्तन रख दिए थे। उसके कहे मुताबिक कमरे की सवरी हालत देखकर भी हैरान हुआ, लेकिन कोई तासुर ना दिया। जबकि वो इसे नाश्ता करता देखती खुद बस इसे मुस्कुरा कर देखती रही। वो अच्छा लग रहा था, कम से कम माहम को तो लगा। कुछ देर वॉक पर चले। नाश्ता ख़त्म किया वो फारिग बैठी माहम को ऑफ़र कर गया तो वो फ़ौरन आमादा हो गई। वैसे भी बाहर बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा था। वो दोनों इसके बाद वॉक पर निकल गए थे। मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है, दिल नहीं चाह रहा तो मैं छोड़ कर आऊँ, लेकिन वो मैट्रेस पर घुटनों तक का बाथरोब पहने बैठी थी जिसकी डोरियाँ कसी हुई थी। बाल भी इसने मैचिंग टॉवल में लपेटे थे। सरकाम उसके एक ज्यादा जख्मी और छिले घुटने की खुद उसके पैरों में 2 जानों बैठा ड्रेसिंग कर रहा था। 1 घंटा बच गया था, जबकि एक घुटना बच गया था जबकि एक शदीद जख्मी था। लेकिन तुम्हें डर लग रहा है मैं मज़ीद तुम्हारे साथ रही तो तुम्हारा पूरा दिन भी मेरे नाम हो जाएगा। वो मुस्कुराती हुई ये स्पेशल ट्रीटमेंट लिए उसकी कमजोरी पकड़ गई। जब पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम है तो दिन क्यों नाम नहीं होगा तुम्हारे? इस जख्म पर कुछ दिन ग्लिसरीन या वेस्लीन लगाती रहना ताकि स्किन टाइट होकर दर्द ना करे। ठीक घुटने का कोना जख्मी करवाया है तुमने। उसके घुटने पर मरहम लगाते जब साथ बैठा तो वो फौरी उसकी बाजू में बाजू उलझा गई। ओके डॉक्टर साहब, लगता है मेरी डिग्री आपने अपने नाम ट्रांसफ़र करवा ली। वो हरगिज़ भी संजीदा ना थी। वो संजीदा हो भी कैसे सकती थी जब उनकी ज़िंदगी में इतना खुमार, इतनी शर्अंगेज़ी और इतनी शरारतें भर चुकी थी। तुमने तो जॉब करनी नहीं, डिग्री संभाल कर बैठी हो, सोचा मैं ही कब्जा कर लूँ। महबूब इंसान हमारा तबीब और मसीहा ही होता है, तुम्हें तो इल्म होना चाहिए। उसकी तरफ रुख किए बैठा, उसके गीले बालों से लिपटा टावल उतार कर उसके बालों को रगड़ने के बीच बोला तो वो पुरसुकून और मदहोश से हुई। इल्म है, पर तुम्हारे मुंह से सुनकर अच्छा लगता है। ये बताओ मैं क्या पहनूं? मेरे ड्रेस की तो आयरन ही खराब हो गई रात। वो उसकी फिक्र पर संजीदा ही रहा। उसके बाल ड्राई करने के बाद वो इस टॉवल को सूंघता मुस्कुराया, इसे लेकर फैलाने गया और जब वापस आया तो उसके हाथ में हैंगर था जिस पर बहुत खूबसूरत टिरकोज़ी ड्रेस था। वो बारीक कॉटन का शलवार सूट था जिसके साथ वाइट बहुत खूबसूरत कढ़ाईदार दुपट्टा था। बहुत खूबसूरत ड्रेस है, ये कब खरीदा? वो इससे उठकर हैंगर लेती इस आयरन ड्रेस को देखकर चहकी। अभी सुबह ही लाया हूँ, सोचा अपने शौहर के पसंदीदा रंग में सजकर वापस जाऊँ।
जो तुम्हारे रंगों रूप से जले से जलने दो, बल्कि आग लग जाने दो इस खबीस आदमी को। पर रिजवान शाह का कह रहा था। वो ड्रेस मैट्रेस पर रखती इस तक पहुंची और जोर से गले लगी। तुम किस किस से मेरे लिए लड़ोगे? पर हंसी हुई तो जरगाम की गिरफ्त मजबूत हुई। खुद तक से लड़ जाऊंगा अब। जाओ चेंज करो, नाश्ता करके निकलते हैं। तुम्हें शाह हवेली ड्रॉप करके मैं मिरान लाला के वेयर हाउस जाऊंगा। वो एहसास सुकून में मुकम्मल डूबती बाहर निकली, फिर रूबरू हुई और ड्रेस उठाए वो चेंज करने गई। जब तैयार होकर बाहर आई तो ऐसा लगा कोई आसमानी परी ज़मीन पर उतर आई है। बहुत खूबसूरत। जितना सोचा था ये रंग तुम पर, इससे ज़्यादा सजा। डॉक्टर साहिबा नज़र ना लगे। वो उसके रूबरू आरोही बाल भी ड्राई कर आई थी, बल्कि हल्के से क्लिप में मुकीद थे। तुम देख लो जी भरकर, फिर नज़र नहीं लगेगी। वो उसके दोनों मजबूत हाथ अपने हाथों में पकड़ती इस दिल फरेब फरमाइश से जगाम के अंदर सुख सा भर गई। देख लिया है, जी भरने तक देखना मुमकिन नहीं। इसके लिए तुम्हें मेरे पास हमेशा के लिए आना होगा, जब हमारे दिन रात, हमारे सब लम्हे एक दूसरे से मुकम्मल होंगे। अपना ख्याल रखना, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो मेहरमा। अब किसी इंसान या चीज़ को ये इजाज़त मत देना कि तुम्हें तकलीफ़ दे सके। तुम खुद से ज़्यादा मेरी हो, तुम पर तुमसे ज़्यादा मेरा हक है। खूब सो मैंने तुम्हें सुकून व आराम पहुँचाया हो, उस लेवल का जो तुम्हें शिफा जैसा लगता। उसके दोबारा गले लगी। इस बार दोनों ने एक दूसरे को जिस्मों में जम सा महसूस किया। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे हो। सुकून मेरी नस नस में बह रहा है क्योंकि मैं तुम्हारी हूँ। उसके इस एतराफ़ के बाद अब मुतमईन हुआ था, वरना वो कल वाली मुरझाई मेहरमा को देखकर बहुत परेशान था। जबकि मुनव्वर ने इलाके पहुंचते ही मीरान को इतला दे दी थी, जिसके बाद मीरान और आराज दोनों ही सुबह सुबह बेगमात को उठाए बिना वेयर हाउस के लिए निकल गए थे। जबकि जरगाम ने भी हिस्सा डालना था, तभी वो पहले मेहरमा को शाह हवेली ड्रॉप करने गया। उसके बाद वो भी वेयर हाउस निकल गया। वो जब आई तो शाह हवेली में नाश्ता लगाया जा रहा था। वो सीधी दादी जान के कमरे की तरफ बढ़ गई। सुबह बखैर दादी जान। उन्हें कुरान पाक की तलावत करता देखे वो उनके पास ही जाकर दाएं तरफ बैठी तो हबीबा साहिबा ने कुरान पाक रिकू खत्म किए बंद किया और पहलू में बैठी महर के निखरे तरोताज़ा चेहरे को देखते मुस्कुराई। फिर उसका माथा चूमा, करार जैसे उसे हर तरफ महसूस हुआ। सुबह बखैर दादी की जान, जरगाम के पास थी तुम? वो नरमी से मुखातिब हुई तो मेहरमा की पलकें झुकी। जी दादी जान, कलारेज का सादगी से निकाह था, गई तो वहाँ थी। फिर जब मुझे जरगाम छोड़ने आया तो मेरा दिल नहीं किया वापसी का। उसे कहा मुझे अपने घर ले जाओ। वो ये सब बताते शदीद अफसुर्दा हुई। जानती हूँ ये घर तुम सबके लिए इस रिजवान ने जहन्नम बना दिया है। मैं दिन रात उसकी हदायत की दुआएं मांगती हूँ। बच्चे पता नहीं कैसा कुफ्ल उसके दिल पर लग गया है। इस हवेली के इतने बड़े नुकसान भी उसे राह रास पर नहीं ला सके। अब तो मुझे खौफ आने लगा है। महर उनके खदशे और लहजे में उतरी तकलीफ पर उनका हाथ अपने हाथों में भर गई। वो कमरे से नहीं निकले। मेहरमा के लहजे में फितरी फिक्र थी। नहीं, अभी तक कमरे में ही है। बाबा ने कमरे का कंपनी जाने से पहले बहुत बार दरवाज़ा बजाया, पर एक ही तकरार कि अकेला छोड़ दो मुख्तार। उसी लम्हे इमन कमरे में मुलाजमा के साथ दाखिल हुई। वो दादी जान का नाश्ता लाई थी, जबकि खबर देकर हबीबा साहिबा और मेहरमा की परेशानी भी बढ़ा चुकी थी। मुलाजमा ने ट्रे मेज पर रखी और इमन के इशारे पर कमरे से निकल गई। खुदा जाने अब ये कौन से मंसूबे बना रहा है, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रही। अगर ये मेरी मौत के डर से भी निकल गया तो समझ लेना फिर वो किसी चीज़ से नहीं डरेगा। हबीबा शाह माँ थी और कहते हैं माँओं को इल्हाम होते हैं। बस ये सूरत के तड़पते दिल का माजरा भी कुछ मुख्तलिफ ना था। आप परेशान ना हो, मैं कोशिश करती हूँ एक बार। मेहरमा ने खुद ही दादी जान को दिलासा दिया, मगर वो इसे फौरी मना करने को उसकी बाजू पकड़ बैठी। नहीं, तुम इससे कोई बात मत करो, वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। वो दादी जान की तड़प उठने पर अजियत से मुस्कुराई। अब और कितना नुकसान दे सकते हैं, जान से मारना ही बाकी है दादी जान। इकमान अभी तक कायम है कि वो इतने भी बुरे नहीं हो सकते कि अपनी बेटी की जान लें। जाने दे मुझे, आखिरी ही सही पर कोशिश करने दे। एमन और हबीबा शाह दोनों ही उसके इस फैसले पर राजी ना थी, पर चारों नाचार उन्हें मेहरमा के आगे हथियार डालने पड़े। सुबह बखैर सबको, मैं डेरे पर जा रहा हूँ, आप तीनों खवातीन ठीक हैं? दरवाज़ा खोलकर अंदर झांकते यामीन शाह ने तीनों को एक साथ मुखातिब किया, मगर फिर सबके चेहरों की परेशानी भांपता हुआ वो कमरे में दाखिल हुआ। उसी लम्हे मेहरमा उठ खड़ी हुई। एक आखिरी बार बाबा से बात करने जा रही हूँ लाला। ये दोनों फिक्रमंद हैं कि बाबा मुझे नुकसान ना पहुँचा दें।
یامین نے قدم اٹھاتے قریب آ رکتے مہر کو دیکھا۔ میرے نزدیک بھی یہ بات درست ہے مہرماں، وہ اس وقت نہ جانے کیا کیا سوچ رہے ہیں، مت جائیں۔ یامین کو بھی ان جیسی فکروں کا شکار دیکھے مہر نے اس کی بازو سہلائی۔ وہ کل سے کمرے میں بھوکے پیاسے بند ہیں، جیسے بھی ہیں ہمارے بابا ہیں، آپ بھی آ جائیں میرے ساتھ۔ یامین نے ایک نظر دادی جان اور ایمن پر ڈالی، پھر وہ مہرماں کے ساتھ ہی کمرے سے نکلا۔ وہ دونوں رضوان شاہ کے کمرے کے باہر پہنچے تو مہرماں نے خود آگے بڑھ کر کمرے کے دروازے پر دستک دی، مگر دروازہ کھل گیا، جس سبب مہرماں لمحہ ضائع کیے بنا کمرے میں داخل ہوئی۔ یامین بھی پیچھے پیچھے کمرے میں انٹر ہوا۔ کمرہ خالی تھا۔ یامین نے جا کر واش روم، ڈریسنگ روم بھی دیکھا، لیکن رضوان شاہ وہاں بھی نہیں تھے۔ وہ کہیں نکل گئے ہیں، یہاں نہیں ہیں، ہو سکتا ہے عقل آ گئی ہو اور خودکشی کرنے گئے ہوں۔ یامین نے کڑوے لہجے میں پیشن گوئی کی۔ مہرماں اس کی جانب گھومی۔ ایسا تو مت کہے لالا، وہ افسردہ ہوئی۔ میں سچ بتاؤں مہرماں، میرے دل میں اس آدمی کے لیے رتی برابر نہ پیار باقی ہے، نہ ہی ہمدردی۔ ان کے ہاتھوں پر جہانگیر اور اماں سائیں کا خون ہے۔ وہ اس گھر کے لیے عذاب بن چکے ہیں۔ مانا بیٹیوں کے دل نرم ہوتے ہیں، پر آپ بھی اب بس کر دیں۔ کتنا نقصان، کتنی دل آزاری کر چکے ہیں وہ ہم سب کی، آپ کی۔ خدا کرے اس آدمی کی بھی اب اس گھر میں لاش واپس آئے۔ میں قسم کھاتا ہوں اپنے بھائی اور ماں کے اس قاتل کے لیے ایک آنسو نہیں بہاؤں گا، نہ کسی کو بہانے دوں گا۔ وہ یامین کے درد کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تھی، بس اس کے سینے لگی جیسے اپنے ساتھ ساتھ اس کی تکلیف بھی کم کرنا چاہتی ہو۔ مجھے ان کی موت اس سب کے باوجود نہیں دیکھنی، ہم یتیم ہو جائیں گے لالا۔ مہرماں کی آواز میں صدیوں کی تھکن، بے حد گہرا حزن ہلکورا تو یامین کی آنکھوں کے کنارے بھی سرخ ہوئے۔ ایسے باپ کے سائے سے محرومی ہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ میں زندگی بھر اس انسان کو معاف نہیں کر سکتا، تو بہتر ہے وہ مر جائیں، کم از کم ایسے وہ معافی تو پا لیں گے۔ پلیز آپ پریشان مت ہوں، دادی جان کے ساتھ رہیں، میں دیکھتا ہوں اب کن چکروں میں نکلے ہیں۔ اس کا سر چومتا، اسے حوصلہ تھماتے امید بھی تھما گیا، جس پر وہ بھیگتی آنکھوں سے الگ ہوتی یامین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مشکور تھی، جبکہ رضوان شاہ اس وقت طرزۂ حویلی میں یعقوب طرزئی کی اسٹڈی میں اس کے سامنے چوڑا ہو کر بیٹھا تھا، اور یعقوب اپنے لیپ ٹاپ پر چلتی ویڈیو دیکھ کر سکتے میں تھے۔ ویڈیو تو نارمل تھی، پر رضوان کی دھی دھمکی نارمل نہ تھی۔ اس ویڈیو کو اگر وائرل کر دوں، آراز کا سارا ریسلنگ کیریئر تباہ ہو جائے گا رضوان۔ وہ تمہارا لاڈلا بیٹا آگے ہی سرفراہ ہے، یہ ناکامی نہیں سہ سکے گا، نہ ہی میں کبھی مہرماں کی زرگام کے لیے رخصتی دوں گا، اور تیرا اسمگلنگ کیریئر بھی دنیا کے سامنے آ جائے گا۔ سوچی کہ انکار پر کتنے نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ میرا کیا بھروسہ میں نور خان آلوں سے جا کر ہاتھ بھی ملا لوں تم سب کے خلاف۔ یعقوب طرزئی نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو غصے سے گراتے سامنے بیٹھے دنیا کے سب سے بڑے احسان فراموش آدمی کو دیکھا۔ میں نے اپنی بہن کو تکلیف میں چھوڑ کر شاہ حویلی میں تیرے ساتھ رہ کر تیری تکلیف بانٹی، اس کا یہ صلہ دے رہا ہے تو گھٹیا آدمی۔ رضوان ان کی بات پر کمینگی سے ہنسا۔ اپنی وہی فالتو بہن جس نے تیرا دل دکھایا، تجھے دھوکہ دیا، تجھ پر بوجھ ہے، میرے حوالے کر دے، میں تم سب کی زندگی سے نکل جاؤں گا۔ رضوان شاہ یعقوب طرزئی یکلخت اٹھے۔ اٹھ کر وہ اس کی طرف لپکے اور رضوان کو اس کے گریبان سے دبوچ کر کرسی سے اٹھاتے کھڑا کیا۔ ایک بار پہلے وہ غلط انسان کے ہتھے لگ کر برباد ہو چکی ہے، میں یہ غلطی دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ تو جیسے سر پھرے قتل و غارت کے عادی انسان کو میں اپنی بہن نہیں دینے والا۔ ایک نمبر کا بدمعاش آدمی ہے تو رضوان نے اپنے گریبان پر بنی سخت پکڑ ایک ہی جھٹکے سے چھڑوائی۔ یعقوب چند قدم پیچھے جا لہرائے۔ تیری بہن اب ویسے بھی اجڑ چکی ہے، بسنے سے رہی، لہٰذا میرے حوالے کر دے اسے۔ وہ مجھے شروع میں قبول نہیں کرے گی، پر آہستہ آہستہ میری محبت پر ایمان لے آئے گی۔ اسے یقین آ جائے گا کہ میں اسے کس قدر چاہتا ہوں۔ رضوان شاہ کی بے شرمی برقرار تھی۔ یعقوب طرزئی نے گہرا سانس لیتے اس منحوس آدمی کو دیکھا۔ رضوان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ خوش کر، تو جانتا ہے وہ منہاج سے کس قدر پیار کرتی تھی اور کرتی رہے گی۔ کیوں خواہاں اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے؟ اگر آراز کے ازرگام کو پتہ چلا تیرے ان ارادوں کا، وہ تجھے کچھ کرنے سے پہلے ہی زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ آراز نے کیا بگاڑا ہے تیرا؟ ہاں، کیوں تو میری اولاد کو زندہ نگلنے کو تیار بیٹھا رہتا ہے؟ تیری موت تیری ماں کیسے سہے گی؟ یہی سوچ کر کچھ عقل کر لے ملعون۔ وہ مظلوم عورت تو آج تک اپنے شوہر اور بیٹی کی موت کے درد سے نہیں نکلی۔ یعقوب طرزئی نے اس کمینے آدمی کو ایک آخری بار سمجھانے کی صحیح کی، مگر رضوان مزید طیش میں آیا۔ ان دونوں کی موت کا سبب بھی تو ہے یعقوب۔ میں سارے قرض بھلا دوں گا، سب معاف کر دوں گا، بس اپنی بہن میرے حوالے کر دے۔ رضوان کے جنونی پن پر یعقوب طرزئی کا بھی جیسے صبر جواب دے گیا۔
وہ کوئی چیز نہیں کہ میں اسے خون بہا میں تجھے سونپ دوں۔ اپنے باپ اور بہن کی موت کے بدلے تو نے میری زندگی برابر اجیرن کیے رکھی ہے، اب تک کوئی حساب نہیں رہتا جسے میں نے چکانا ہو۔ یعقوب طرزئی بھی گردن اکڑا گئی، جس پر رضوان کمینگی سے مسکرایا۔ یہ تیری غلط فہمی ہے یعقوب، ٹھیک ہے اگر تو نے انکار کر دیا ہے تو اب میری باری کا انتظار کر۔ رضوان شاہ نے حتمی طور پر دھمکی دی تو یعقوب طرزئی کی آنکھیں بھی لہو چھلکانے لگی۔ دیکھ بیٹھ، یہاں آرام سے بات کرتے ہیں۔ یعقوب طرزئی نے گہرا سانس لیے، اپنے غصے کو پیا۔ رضوان بھی کہنے کو بیٹھ گیا، لیکن اس کی آنکھوں سے صاف وحشت ٹپک رہی تھی۔ وہیں دوسری طرف صفت نے رات بھر تو انتظار کر لیا، مگر اب وہ مزید انتظار نہ کر سکی۔ مشکات کا پلان آج امی کے ساتھ مارکیٹ جانے کا تھا، تو ان دونوں نے مناف کو طارق انکل کے سپرد کیا اور طارق صاحب کا ڈرائیور ان ماں بیٹی کو مارکیٹ لے گیا تھا۔ صفت نے آریز کے کمرے کے باہر قدم روکے، پھر وہ بنا دستک دیے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو آریز کی بازو پر سر رکھے سجل اس کے سینے سے لگ کر سو رہی تھی۔ صفت کا تو یہ دیکھے دماغ گھوم گیا، اس کا سینہ زخمی ہے اور تم سارا وزن اس پر ڈال کر سو رہی ہو، اٹھو فوراً۔ سجل کی تو آنکھ ہی فجر کے بعد لگی تھی، مگر صفت کے آ کر سر پر کھڑا ہوتے بولنے پر وہ ہڑبڑا کر جاگی اور صفت کو دیکھتے ہی اٹھ بیٹھی۔ آپ اس طرح ہمارے کمرے میں کیسے آ سکتی ہیں صفت آنٹی؟ وہ بھی دوپٹہ سائڈ سے اٹھا کر گھبراتے ہوئے اوڑھتی بستر سے اٹھ کر صفت کے مقابل آ رکی۔ آریز ابھی تک گہری نیند میں ڈوبا تھا۔ تمہارا نہیں، میرے بیٹے کا کمرہ، اور کیوں؟ مجھے روکنے کی کس میں جرت ہے؟ یہ بیٹا ہے میرا اور میں اپنے بیٹے کو تکلیف دینے والی کوئی چیز اس کے آس پاس برداشت نہیں کر سکتی۔ صفت کے سخت الفاظ پر سجل کی آنکھیں افسردہ ہوئی۔ میں کوئی چیز نہیں، آریز کی بیوی ہوں، آپ اتنا سخت کیسے بول سکتی ہیں؟ سجل نے آنکھوں کی نمی ہر ممکنہ سنبھالی۔ مجھ سے میرا سب کچھ چھن گیا، تمہیں یا کسی کو بھی اپنا بیٹا چھیننے نہیں دوں گی۔ تم اس سے 2 فٹ دور رہو گی جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ وہاں صوفے پر سوگی تم اب سے، اور فزیکل ہونے کی کوشش بھی مت کرنا فی الحال۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ آریز کی نیند کے سبب صفت نے سجل کی بازو دبوچتے اسے بے دردی سے ایک سائڈ کھسیٹ کر غصے سے باور کروایا، جو ایسے رویے پر رات سے زیادہ بکھرتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھے خود سے دور نہیں ہونے دے گا، میں بھی اس سے دور نہیں رہوں گی۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہمارے بیچ بولنے کا، چھوڑیں مجھے۔ سجل نے مزاحمت میں اپنی بازو چھڑوائی، مگر صفت نے پہلے سے زیادہ بے دردی سے اس کی بازو پر ہاتھ کی پکڑ جمائی کہ سجل درد پر کرا اٹھی۔ حق کی بات تم جیسی لڑکی کر رہی ہے جو اس کی موت بننے والی تھی؟ تمہیں تو شرم سے مر جانا چاہیے تھا سجل۔ ہاں، منہ اٹھا کر اس کی زندگی میں گھس گئی ہو۔ مجھے تو حیرت ہے تم اس کے سامنے نظریں کیسے اٹھا لیتی ہو۔ میں رات تو چپ کر گئی، لیکن تمہیں وارن کر رہی ہوں، اگر تم میرے بیٹے کے قریب ہوئی میں تمہاری جان لے لوں گی۔ یہ صرف میرا بیٹا ہے، اس پر کسی ایسی لڑکی کا حق نہیں جو اس کی زندگی کے لیے خطرہ ہو۔ اب یہ ہم صوفے پر مرو، سمجھی؟ دوبارہ اگر میں نے تمہیں آریز کے ساتھ چپکا دیکھا تو انجام کی ذمہ دار تم ہوگی۔ وہ جیسے اس وقت ایک ذہنی مریض لگ رہی تھی۔ صرف الماس کی حالت فطری تھی، کیونکہ جو کچھ اس کی زندگی میں ہو اس کا اثر اس کے دل و دماغ پر حاوی تھا، لیکن وہ سجل کی ساری ہمت تو مردہ کر چکی تھی۔ یہ نقصان تو اب جلد نہیں بھر سکتا تھا، وہ سجل کو توڑ چکی تھی۔ پتہ نہیں کہاں سے میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئی ہے چڑیل۔ صفت نے حقارت سے روتی سجل کو صوفے پر دھکا دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ سجل نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے اور روتی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ جبکہ ادھر صفت کمرے سے نکلی، وہیں یعقوب طرزئی کے اسٹڈی سے باہر نکلتے رضوان نے اسے جب دیکھا تو دونوں کی آنکھیں ملی۔ پیچھے پیچھے یعقوب طرزئی بھی باہر نکلے، مگر رضوان نے بنا کسی کو مہلت دیے اپنی گن نکالتے آگے بڑھ کر صفت کو اپنی بازو میں دبوچ کر خود سے لگاتے گن کی نلی صفت کی گردن سے جوڑی۔ تم نے مجھے سیدھے طریقے سے صفت نہیں دی تو اب یوں ہی صحیح یعقوب طرزئی، بے فکر رہنا، اس کی عدت پوری کروا کے ہی اس سے نکاح کروں گا۔ صفت نے اس جانور کی پکڑ میں پھڑپھڑانے کی لاکھ کوشش کی، پر رضوان شاہ کی پکڑ اس جنونی روپ میں عام نہ رہی تھی۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان، بھائی بچائیں اس کتے سے۔ صفت کا منہ وہ اس کی گردن میں لپیٹے ہاتھ سے بند کر گیا، جبکہ یعقوب طرزئی کی آنکھوں میں لہو اتر چکا تھا۔ چھوڑ دے اسے رضوان، اس کی تجھے بھاری قیمت چکانی پڑے گی، چھوڑ دے صفت کو۔ یعقوب بھی اسے قہرناک نظروں سے دیکھتے وارن کر رہے تھے، پر رضوان شاہ کے پاس گن تھی جسے دکھائے وہ یعقوب طرزئی کے ہاتھ باندھتا ہوا صفت کو گھسیٹتا ہوا وہاں سے نکلتا گیا۔ چونکہ اس نے گن کی نلی صفت کے پیٹ سے جوڑی تھی، تبھی پوچھ تک کسی گارڈ نے بھی کوئی مزاحمتی حملہ نہ کیا، کیونکہ صفت کو نقصان پہنچ سکتا تھا، تو یعقوب طرزئی نے منع کر دیا۔
वो सिर्फ की चीखों पुकार घोटता हुआ इस गाड़ी में धकेल कर गेट भी गन पॉइंट पर खुलवा चुका था। आरिफ सुल्तान ने उसके हुक्म पर गाड़ी चला दी और रिजवान शाह की गाड़ी के तोरज़े हवेली से निकलने की देर थी कि याकूब ने अपने लोगों को पीछे रवाना करने के साथ आरास को कॉल किए, सब इन्फॉर्म भी किया, जिस सबब जरगाम और आरास को फौरी हलील को कुट लगाए बिना निकलना पड़ा। मेहरान ने खुद भी उनको रवाना किया क्योंकि हलील के लिए वही काफ़ी था। जबकि वो कितनी देर वॉशरूम में बंद रोती रही। जब कुछ हालत संभली तो वो कमरे में आई और पहले जाकर रूम डोर लॉक किया। उसके आंसू दिल दुखने के सबब मुसलसल गालों पर उतर रहे थे। आरेस की नींद सी टूटी तो इसने बंद आंखों ही बिस्तर पर हाथ फेरा, मगर बिस्तर हाली देखे वो फौरी आंखें खोल गया। वो सोफे पर बैठी सर झुकाए रो रही थी। सजल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? इधर आओ मेरे पास। वो जरा तकियों के सहारे उठकर बैठा तो वो फौरी आंखें रगड़ती उठकर उसके पास जाकर बैठी। आरेज ने उसका कामता हाथ अपने हाथ में लेकर अपने करीब खिसकाया। मैं इस सब से कभी नहीं निकल पाऊंगी आरेज, मुझे जाने दो। उसके आंसुओं को देखे मजीद सीधा हुए बैठा। उसकी सारी नींद जिससे सजल के आंसुओं ने आंखों से निचोड़ ली। नहीं, बताओ, मुझे किसने कुछ कहा? अम्मा जान तो नहीं आई? बताओ सजल, रो नहीं। वो उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरता बोला तो सजल की हिचकी सी बंधी। मुझसे कुछ मत पूछो, बस मुझे बाबा के पास जाने दो। मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही, मुझे अपना आप बहुत गंदा लग रहा है। तुम मुझ जैसी लड़की के मुस्तहिक नहीं थे। अरे मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो इसे इतने बुरे तरीके से रोता देखे दर्द करते सीने के बावजूद अपने गले लगा गया। वो समझ ना पाया वो रात तक तो काफ़ी बेहतर हो गई थी। तुम सोई नहीं हो यकीनन, तभी ऐसा कर रही हो। आ जाओ मेरे पास लेटो, अब मैं तुम्हें सुलाता हूँ। तुम्हारी आंखें सूजी हैं, फजूल में बोले जा रही हो। बस करो, मेरे पास आ जाओ। वो अजियत से सांस भरती दूर हो गई। नहीं, तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। वो अपने आंसू रगड़ती जैसे दम देने की कैफियत से गुजर रही थी। तुम मेरी बीवी हो, मेरा हुक्म है कि मेरे पास आकर लेटो। वो इस बार सख्ती से बोला। सजल ने सुर्खंगारा आंखों से आरेज को देखा। नहीं, दम घुट रहा है। वो बेबसी से सिसकी। मैं नहीं घुटने दूंगा दम। मैं अपनी हर सांस तुम्हारे नाम कर चुका हूँ कि बस तुम्हारा वहम है कि तुम मेरे जीते जी सांस से महरूम हो सकती हो। आ जाओ मेरे पास। देखो, मैं ज़बरदस्ती करूँगा तो मेरा ज़ख्म मुतासिर हो जाएगा, इसलिए खुद ही आ जाओ। उसके ज़ख्म का सुने फिर से रो पड़ी तो आरेज का भी दिल दुखा। तुम मेरे पास होकर भी मुझे तकलीफ दे रही हो, क्या फ़ायदा तुम्हें पास लाने का? वो बरहमी दबा ना सका तो वो हारे अंदाज में उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाती। उसके पास ही दूसरी तरफ से आकर बिस्तर पर बैठी तो वो इसे रोना रोक कर हिचकियाँ भरती सजल को देखे मुस्कुराया और तकिए नीचे किए लेटा। वो भी अपना तकिया उसके तकिए से जोड़ती उसके बराबर लेटी तो बट्टा निकाल कर सरहाने रखा और बारीक ब्लैंकेट खुद पर भी ओढ़ा और आरेज पर भी। वो उसकी तरफ जरा सा रुख किए लेटा था, करवट नहीं बदल सकता था। तभी सजल ने उसकी तरफ बदली। इतना फ़ायदा काफ़ी है। वो हाथ बढ़ाकर उसके रुखसार से जोड़े रंधे लहजे में बोली तो वो उसकी तरफ इस पर हावी होता होता दर्द पर पीछे वापस हटा तो वो खुद जरा उठकर इसके सीधे लेटने पर उसके ऊपर झुकी। अपने लिए तड़प उठती सजल को देखे वो अपना दर्द ही भूल गया। ऐसे क्या देख रहे हो आरिस तुरज़े? वो अपनी घबराहट को एक खूबसूरत सवाल में बदल गई। थी तो दबंग लड़की। तुम्हें देख रहा हूँ, वो फखर से बोलते उसे भी रश्क में मुब्तला कर गया। इतना भी क्या है देखने को? वो हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर आए बाल नरमी से सहलाती, झुककर उसके माथे पर होंठों को रखती, सुकून सा इसे सोमती जरा दोबारा ऊपर उठी तो उसने आरेज की बंद आंखें खुमारों सरूर से खुलती देखकर दिल को जिससे शिद्दत से धड़कता महसूस किया। मुझे माफ़ कर दो। वो दोबारा शर्मिंदा हुई। ये जुमला कितनी बार कहोगी? वो ऐसे रवैये को नहीं चाहता, वो चाहता था वो सुकून में आ जाए। जब तक मेरा गिल्ट ना ख़त्म हो जाए। वो अफसुर्दगी से जता गई। फिर मुझे भी ये कहना चाहिए ना। वो जैसे सजल के लिए पिघला पर वो ये नहीं चाहती थी। बिल्कुल कहना चाहिए, पर मत कहना। मैं नहीं देख सकती तुम्हें माफ़ी मांगते हुए। जाने देते हैं अभी हर झगड़ा। तुम जल्दी ठीक हो जाओ, बस मैं तुम्हारे ज़ख्म के भरने के साथ खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगी। वो ये बोलते आंखों के दर्द को ना संभल सकी। ठीक हो जाएगा ज़ख्म, तुम ख्याल रखोगी तो क्यों नहीं भरेगा। इन हाथों में मेरी शिफा रखी गई होगी यकीनन। उसके हाथ को दोबारा लबों से जोड़ता उनकी नमी, खुशबू और मिठास सभी चुरा लेना चाहता था। वो पास दोबारा लेटी पर अब इसने अपनी बाजू उसके सर के नीचे रखने की पेशकश की और आरेज ने बिना सोचे अपना सर उसकी महमली तकिए में दबी बाजू पर रख दिया।
पता नहीं मैं तुम्हारी शिफा हूँ या नहीं, लेकिन चाहती ज़रूर हूँ तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ़ ना मिले आरिस। वो उसके रुखसार और चेहरे को दूसरे हाथ से सहलाती हुई उसे अपनी ख्वाहिश बता रही थी जब आरिस ने ज़रा सिर उठाते उसकी गर्दन में चेहरा ले जाते उसकी जिल्द चूमी। जिस सबब सजल को ज़रा नीचे उसके चेहरे की तरफ झुकना भी पड़ा ताकि आरिस के सीने पर खिंचाव ना आए, पर वो उसके होंठों की हरारत में डूबा लम्स पाए कांप उठी थी। मुझे तुमसे कोई तकलीफ नहीं अब। वो उसके साथ ही नीचे होकर लेटी और उसे देखने लगी। वो भी अब उदास नहीं थी। इसका एक हाथ आरेज के हाथ में था जबकि दूसरा तकिए पर इसके चेहरे के करीब रखा था, जिसकी बाजू पर वो सर रखे हुए इसे देख रहा था। आरेज ने जरा सा रुख इसकी तरफ करने की कोशिश की तो सजल ने नफी की। नहीं, ज्यादा मत हिलो, जख्म खुल जाएगा। वो बेबसी से मुस्कुराया। तो तुम करीब आ जाओ। वो चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर खुद जरा आगे सिरक आई। अब दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब थे। आरेज की निगाहें इसकी आंखों से फिसल कर इसके होंठों तक गई और फिर वापस आंखों में ठहर गई। सजल इस नज़र का मतलब समझकर सोती बन गई। अब सो जाओ आरेज, मैं तुम्हारे बालों में उंगलियां फेरती हूँ। वो उसे ऐसे बहला रही थी जैसे कब्ल वक्त कब्ल इस वक्त ही कब्ल इस वक्त ही उसकी किसी संगीन सी जिद से बचना चाहती हो। पहले मुझे बताओ क्यों रो रही थी? वो उसके अभी तक बेतरतीब सांस लेने पर उदास था। फौरी उसकी बाजू अपने सर से निकालकर अपनी बाजू उसके सर तले रखी। वो तो दोबारा रोती उसके सीने में सिमट गई। मत पूछो, बस खुद को मेरे लिए जिस्मानी दर्द मत दो। मैं तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह हूँ। तो तुमने क्यों निकाह किया मुझसे आरेज? वो चेहरा हिम्मत किए निकालती उसे देखती बोली, जिसने सजल के एक बार फिर आंसू साफ किए। तुम्हें जिस भी चीज़ ने रुलाया उसे ख़त्म मैं ही करूँगा। भरोसा करो मुझ पर। मोहब्बत इतनी आसान होती तो हर कोई इसे पा लेता। ये इम्तिहान लेती है सजल, हमारा भी ले रही है और शायद आगे भी ले। तुम हर लम्हा ऐसे हिम्मत हारोगी तो मैं कैसे सुकून में आ पाऊँगा? मुझसे शेयर नहीं करोगी तो खुद भी घुटती रहोगी और मैं भी परेशान रहूँगा। दोनों के चेहरों में अब बिल्कुल फासला न था। वो उसके ज़ख्मी सीने पर आहिस्तगी से हाथ की हथेली सहलाकर गमज़दा हो रही थी और वो सजल का माथा चूमते से पुरसुकून कर रहा था। अभी कुछ मत पूछो, बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ। वो आंखें नीची करती इसके आगे बेबसी की मूरत बनी। मैं अच्छा महसूस करवाऊँ तुम्हें? वो उसकी नरम सरगोशी पर चेहरा उठाए आरेज की आंखों में झांक बैठी। वही अच्छा जिससे तुमने मुझसे इकरार गुलवाने थे। वो बेरब्त अंदाज में खुद ब खुद बोली तो आरेज ने स्माइल देकर उसके चेहरे के हर खूबसूरत हिस्से को जी भर कर देखा। ऐसा जी भर कर कि सजल को अपनी रीढ़ की हड्डी तक एक बल सा जाता महसूस हुआ। जितने ज़्यादा तबसरे उतनी लंबी एपिसोड। बाय, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।